हाई स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज जो कि लेटेस्ट वर्कआउट 6.2 में है, मैथ नंबर 1 से लेकर मैथ नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे 15 तक। तो इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर के मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि VSA या फिर बोल सकते हैं MCQ। ठीक है, तो चलिए एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, तो बोलता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज सालाना, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सालाना क्या होता है? इक्वल, अनइक्वल, बोथ, इक्वल और अनइक्वल, नन ऑफ दिस। तो ये होगा क्या स्टूडेंट्स? ये होगा इक्वल। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल। सालाना जो है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की हालत में जो है सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आइए 2 नंबर। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में द प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज ईच ईयर, हर साल जो है प्रिंसिपल अनचेंज होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता उसमें। प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है C नंबर में प्रिंसिपल में बी इक्वल और अनइक्वल इन ईच ईयर, प्रिंसिपल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है हर साल। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, प्रिंसिपल जो है हर साल जो है चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज P if increase rate of population per year at per year be 2R%, the population will be after n years। तो बोलता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एक गांव के कितने P है और पॉपुलेशन जो है 2R% हर साल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन n ईयर्स के बाद कितने होंगे वो निकालना है। तो कितना नंबर इसको सॉल्व करेंगे? 16 का 3 नंबर। ठीक है, 16 का 3 नंबर। पॉपुलेशन कितना है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कितना? P, रेट ऑफ इंक्रीज 2R%, टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स n ईयर्स। तो therefore the population will be after n years। P1 रेट ऑफ इंक्रीज होता है तो प्लस रेट ऑफ इंक्रीज कितना? 2R, R बाई 100 होल n कितना है? n ही है। और P मतलब प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का जगह क्या बैठेगा? पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 से काटने से यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 5 जा 10, 0 का 0। तो P इंटू 1 प्लस R बाई 50 होल n कितना? R बाई 50, P इंटू 1 प्लस R बाई 50 होल n, ये आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे है कि नहीं। ए नंबर है P इंटू 1 प्लस R बाई 100, R बाई 100। बी नंबर में P इंटू 1 प्लस R बाई 50 होल n, तो ये आंसर P इंटू 1 प्लस R बाई 50 होल n। और यहाँ देखिए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 R बाई 50 होल n, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आइए 4 नंबर को पढ़ते हैं। प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹2P एंड इफ price of the machine decreases by 2R% in each year, the price of machine after 2 years will be। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन कितना है?
2p और प्राइस जो है हर साल जो है 2r% जो है घट रहा है। तो 2 साल के बाद प्राइस कितने होंगे वो निकालना, ठीक है। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा, ₹2p, ठीक है। और रेट ऑफ डिक्रीज क्यों, क्योंकि प्राइस जो है घट रहा है 2% करके, तो इसलिए होगा रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज कितना, 2r%, ठीक है। और टाइम यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2n, ठीक है, 2n। तो हम लोगों को क्या पूछा है कि द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2n ईयर्स विल बी। तो हम लोग मतलब 2n ईयर्स के बाद मशीन की प्राइस क्या होंगे वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन कितना है, ₹2p। तो देखिए अमाउंट के फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p × 1 + r/100 होल n, ठीक है। तो जब रेट ऑफ इंक्रीज होगा तो प्लस लिखेंगे, जब रेट ऑफ डिक्रीज होगा तो माइनस लिखेंगे। रेट ऑफ इंक्रीज होने से प्लस और रेट ऑफ डिक्रीज होने से माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज होता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो p की जगह क्या लिखेंगे, ₹2p, यानी कि प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन। तो ₹2p × 1। देखिए अगर रेट ऑफ इंक्रीज होता तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद r/100, तो r क्या है, 2r%, तो 2r/100, ठीक है, होल n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 2n, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2n, ठीक है। तो इक्वल टू ₹2p, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी कि कितना मिलेगा, नीचे 50 मिलेगा, ठीक है। 1 - r/50 होल 2n, ₹2p × 1 माइनस, इसको काटने से क्या मिलेंगे, r/50 होल 2n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ₹2p × 1 माइनस r/50 होल 2n, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी राइट सर्कुलर कॉन या राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर स्फीयर या फिर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप और क्यूबॉइड या फिर वेरिएशन के सॉल्यूशन चाहिए, तो सभी चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के जिस चैप्टर के सॉल्यूशन की ज़रूरत है उस चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। A person deposited ₹100 in a bank and got the amount ₹121 for 2 years। बोलता है कि एक पर्सन जो है, एक आदमी बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं और कितना रुपया अमाउंट पाते हैं, 121 रुपये। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मतलब एक आदमी 2 साल के लिए 100 रुपये जमा करते हैं और अमाउंट कितने पाते हैं, 121 रुपये, ठीक है। तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा और अमाउंट 121 यानी कि 121, ठीक है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे, अगर 100 रुपये जमा करें बैंक में और 121 रुपये पाए 2 साल के बाद, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होंगे वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। अगर 100 रुपये जमा करते हैं बैंक में 2 साल के लिए और अमाउंट कितना पाते हैं, 121 रुपये, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा पर ईयर पर एनम, यानी सालाना रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। सालाना रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल कितना है, ₹100 और अमाउंट कितना है, ₹121 और टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना है, निकालना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है, निकालना है।
तो हम लोग जानते हैं कि p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल n इक्वल टू a यानी अमाउंट, और p कितना 100, उसके बाद 1 प्लस r तो निकालना है, नीचे 100 होल n कितना 2 ईयर्स, a अमाउंट कितना है 121 और 100, ये नीचे अगर 100 का एलसीएम ले लेंगे तो 101 100 प्लस क्या होगा r होल स्क्वायर, इधर 121 और 100 प्लस r बाई 100 होल स्क्वायर, और ये 100 क्या होगा 121 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 100 प्लस r बाई 100 होल स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे 11 10, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, और 100 प्लस r बाई 100, 11 बाई 10, 0 0 कैंसिल, जब बीच में इक्वल टू होगा तो नीचे नीचे भी काटेगा, ठीक है। तो नीचे 0 0 कट गया, और तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो 100 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 100 ही होगा, प्लस r के साथ 1 को गुना करेंगे तो r ही होगा, और इधर 11 है, इधर यहाँ कितना है 10, 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, और r को रख लेंगे 110 माइनस ये 100 इधर आने से प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इधर आने से माइनस हो जाएगा तो 100, तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना आ गया 110 में 100 माइनस हो जाने से कितना 10, तो देयरफॉर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 10%। तो ये क्या हो गया आंसर। तो देखते हैं कि 10% ऑप्शन में है कि नहीं, तो है पहले ही है 1 नंबर में ही, तो ये है आंसर। ये मैथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो अब आइए 16 का बी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करना है देखिए, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये ट्रू फॉल्स लिखना है, 2 स्टेटमेंट दिया है, चलिए देखते हैं कौन ट्रू होता है कौन फॉल्स होता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम मनी एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स टाइम। तो बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कम होता है सिंपल इंटरेस्ट से, फॉर सम मनी एट फिक्स रेट पे कुछ पैसे के फिक्स रेट पे, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या फॉर फिक्स टाइम, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी प्रिंसिपल का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फिक्स टाइम पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कम होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये फॉल्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, फॉर सम मनी एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स टाइम, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स टाइम में फॉर सम मनी के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लेस नहीं होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, किससे सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर लेस बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस, तो ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी एडेड टू प्रिंसिपल एट द फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो इन बोलता है कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज टू बी एडेड, इंटरेस्ट को जो है ऐड कर दिया जाता है टू प्रिंसिपल में, मतलब इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है एट द फिक्स टाइम इंटरवल। कब, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में, फिक्स इंटरवल टाइम में जो है इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है, यानी प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कंटिन्यूसली, लगातार, तो ये होगा ट्रू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो है जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में एट द फिक्स टाइम, एट द फिक्स
टाइम इंटरवल में क्या किया जाता है, ऐड कर जाता है। क्या, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर जाता है। किस केस में, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। सी नंबर है, सी नंबर का 1 नंबर को देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी आर। तो बोलता है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी, और फिक्स सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल भी फिक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए जो है आर क्या होगा, आर इक्वल लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, सेम। तो चलिए इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए जो है एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स सम ऑफ मनी के लिए जो है इक्वल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल के लिए जो है इक्वल होता है 1 साल के लिए। 2 साल रहने से इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। If some things are increased by fixed rate with respect to time, अगर कोई चीज इंक्रीज होता है by fixed rate पे with respect to time, टाइम के साथ, that is dash of growth, that is uniform rate of growth या फिर uniform rate of increase, uniform rate ऑफ ग्रोथ, या फिर लिख सकते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ, यहाँ पे ग्रोथ ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्म रेट लगेगा यहाँ पर। और यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ होता है, या फिर बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज। क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। 3 नंबर, इफ सम थिंग्स आर डिक्रीज्ड बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज। अगर कोई चीज डिक्रीज होता है बाय फिक्स रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिक्स रेट पे टाइम के साथ अगर कोई चीज घटता है तो दिस इज क्या हुआ, दिस इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज। क्या, डिक्रीज। तो पहला वाला क्या हुआ, देखिए, इफ सम थिंग्स आर इंक्रीज बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज़ इंक्रीज होता है बाय फिक्स रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो वो होगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अगर इफ सम थिंग्स आर डिक्रीज, अगर कोई चीज़ घटता है बाय फिक्स्ड रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज़ घटता है फिक्स रेट पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज। अगर घटता है तो डिक्रीज, अगर बढ़ता है तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या फिर ग्रोथ, ठीक है। तो बढ़ने से इंक्रीज या ग्रोथ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज या ग्रोथ, और घटने से यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।